हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे ये साइंस का सैम्पल पेपर जो टर्म 1 के लिए आया है। इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। टोटल टाइम आपको 90 मिनट्स का मिलेगा और क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। एक तो सेक्शन ए होगा, फिर सेक्शन बी होगा और आपका सेक्शन सी होगा। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस रहेंगे और इनमें से किसी भी 20 क्वेश्चंस को आपको अटैम्प्ट कर लेना है। सेक्शन बी में आपको 24 क्वेश्चंस रहेंगे, इनमें से भी 20 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी में आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें से किसी भी 10 क्वेश्चंस को आपको अटैम्प्ट करना है। और ध्यान रखना, जो सभी क्वेश्चंस के लिए आपको इक्वल मार्क्स मिलेंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसीलिए क्वेश्चन छोड़ के तो हमें नहीं आना। टोटल 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। और साथ में इस बात का ध्यान रखेंगे, जो 24 क्वेश्चन दिया है तो हमें 24 के 24 नहीं बनाने हैं, सिर्फ कोई भी 20 क्वेश्चन बनाने हैं जो हमें आता है। अगर आप 20 क्वेश्चन से ज़्यादा बना लेते हैं तो फर्स्ट का 20 क्वेश्चन बस आपका एवेल्यूएट किया जाएगा, चेक किया जाएगा, और उसके बाद के क्वेश्चन आपके चेक नहीं होंगे। इसीलिए जिस क्वेश्चन में आप श्योर है बस वही 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। ऐसे सारे सेक्शंस में है। सेक्शन बी में भी सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, और सेक्शन सी में अभी आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रीमा टुक 5 मिलीलीटर ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ बीकर एंड एडेड अप्रॉक्स 4 मिलीलीटर ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट, व्हाट वुड सी ऑब्जर्व। तो दे रखा बाबू, जो रीमा ने जो है ना लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, तो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन आपका क्या होता है बाबू, PbNO3 और इसमें मिला रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। पोटेशियम क्या करेगा, लेड को डिस्प्लेस करके खुद नाइट्रेट के साथ आ जाएगा, तो बना लेगा KNO3, और साथ में आपको मिलेगा लेड आयोडाइड PbI2। और ध्यान रखना बाबू, PbI2 जो होता है ये येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको मिलेगा प्रोडक्ट में। तो चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है द सॉल्यूशन टर्न रेड, तो ये तो नहीं होगा ना, रेड टर्न नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट सेटअप आपके पास दिया गया और इसमें यहाँ देखिए गैस ए रिलीज हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई करना है। एनसीईआरटी से लिया गया बाबू। अब देखिए गैस ए जो रिलीज कर रहा है उसको जब अपन बर्न कर रहे हैं तो कैसा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है आपका कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस जलाने पे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन गैस। अगर इसको थोड़ा समझने का कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में जो है ना जिंक ग्रेन्यूल्स लिया गया, और जिंक ग्रेन्यूल्स को अपन मिला रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जब आप एसिड के साथ मिलाइएगा मेटल को तो क्या बनता है, मेटल का सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ मिला रहे हैं जिंक प्लस H2SO4, तो हमें देखने के लिए मिलेगा एक मेटल सॉल्ट मिलेगा ZnSO4 और साथ में मिलेगा अपना हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए मेटल को मिला रहे हैं डाइल्यूट HCl के साथ, तो एक तो मिल रहा है मेटल सॉल्ट और दूसरा मिल रहा है गैस। तो अभी बताया था आपको मेटल प्लस एसिड क्या मिलेगा, आपको सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो यहाँ पे गैस हो जाएगा आपका H2 गैस हो जाएगा जो कि रिलीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कॉम्बिनेशन आर करेक्ट, तो इनमें से कौन सा 2 कॉम्बिनेशन आपको करेक्ट दिया गया है। अब फर्स्ट देखिए कॉपर बोल रहा है, जो मेटल की जगह आप कॉपर ले लीजिए और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाइए तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो हमें ध्यान रखना बाबू, एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ जो कॉपर जो है डाइल्यूट HCl के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आता है, तो यहाँ रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। हम देखेंगे तो देखेंगे बाबू आयरन जो है आपका रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, तो ये आपका करेक्ट होगा। सी वाला ये भी रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, बट यहाँ पे गैस रिलीज नहीं करवा रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ में देखेंगे बाबू, तो जिंक भी करेगा रिएक्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एक तो सेकंड वाला, एक फोर्थ वाला। तो ऑप्शन डी के अंदर आपका दे रखा है सेकंड एंड फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इनमें से आपको देखना है जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सा है। अब देखिए Fe यहाँ पे नंबर में 1 है और यहाँ पे 3 है, तो ये फर्स्ट वाला तो आपका नहीं होगा। सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड में देखिए यहाँ Fe कितना है, 3 है, और यहाँ भी Fe 3 है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन 4 2 8 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है, तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ गिवन बिलो डेसिपेट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस अल्कली गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, द pH ऑफ ए सॉल्यूशन चेंजेज एज वी एडेड एक्सेस ऑफ एसिड टू एन अल्कली, विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। तो कौन सा इस ग्राफ में एरिया है जहाँ एसिड भी प्रेजेंट हो और सॉल्ट भी प्रेजेंट हो। एसिड अगर एक्सेस में लिया हो तो बाबू पहले तो वो क्या करेगा, बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब अल्कली को न्यूट्रलाइज करेगा, तो उसका pH धीरे धीरे नीचे आएगा। अब देखिए 7 तक आ चुका है, लगभग आपका न्यूट्रल हो चुका। अब फिर भी अपन एसिड इसमें मिलाते रहे तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक हो जाएगा। तो ये डी वाला आपका रीजन है जहाँ पे आपका क्या मिलेगा,
एक तो सॉल्ट भी मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, एसिड भी मिलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिएक्शन ऑफ द आयरन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देखिए आपका रिएक्शन दिया हुआ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस Fe। अब यहाँ देखेंगे बाबू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि आयरन क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, खुद बना लेगा FeSO4 और साथ में कॉपर को रिलीज कर देगा। तो आपसे पूछ रहा है विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट इट्स सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। एक अपने से पूछ रहा है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो हमें ध्यान रखना है बाबू, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जो ऑक्सीडाइज होता है वो सामने वाले को रिड्यूस करता है, तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी वही काम करता है। यहाँ देखिए रिएक्टेंट साइड कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे इसमें, तो देखिए कितना है 2, और साथ में प्रोडक्ट साइड देखेंगे तो 2 से कहाँ चला गया है, 0 में चला गया। तो कॉपर तो 2 से 0 में चला गया। यहीं आयरन का देखेंगे तो बाबू आयरन यहाँ पे 0 में, और 0 से कहाँ चला गया, इधर 2 में चला गया है। तो कॉपर तो रिड्यूस हो रहा है बाबू, लेकिन आयरन क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है आपका, Fe का हो रहा है। तो ये 2 ऑप्शन में दे रखा है। साथ में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव करेगा, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट में भी आपका क्या होगा, Fe। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज एज, कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर कॉपर का ऑक्साइड बनाता है। तो ये कैसा रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अपना कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। इसमें देखेंगे पेरेंट एसिड क्या होगा और पेरेंट बेस क्या होगा। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो जो भी बेस वाला पार्ट होगा उसमें कैल्शियम होना चाहिए। तो देखते हैं बेस वाले पार्ट में इन तीनों में कैल्शियम है। नेक्स्ट जो भी एसिड वाला पार्ट होगा उसमें कार्बोनेट आयन होना चाहिए। तो देखेंगे सिर्फ बी वाले में कार्बोनेट आयन है, मतलब कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब देखिए डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है। तो उससे खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। एसिड को कभी भी अपना अगर डाइल्यूट करना होता है तो वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर एसिड को डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, और वाटर को स्टीर करते रहते हैं। ऐसा इसीलिए करते हैं बाबू क्योंकि इसमें जो भी हीट इवॉल्व होगा ना वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस करें, अपन क्या ले, एसिड ले और उसमें वाटर को पुट करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा और आपका एसिड बाहर आ सकता है, जिसकी वजह से एसिड बर्न का केस हो सकता है। तो कभी भी एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं, हमेशा क्या करते हैं, वाटर के अंदर एसिड को मिलाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बाय एडिंग एसिड टू वाटर विथ अ कांस्टेंट स्टीरिंग। हम लोग वाटर के अंदर एसिड को मिलाते हैं, कांस्टेंट स्टीर करते रहते हैं, उसको हिलाते रहते हैं। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को अपन बैलेंस क्यों करते हैं, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डिस्पेरिटी सिस्टम विथ लेवल्स A, B, C एंड D। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक। तो आपके सामने ह्यूमन डिस्पेरिटी सिस्टम का डायग्राम दिया गया है। इसमें से हमें बताना है जो नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्या होगा और उनका फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, उससे करेक्टली कौन सा ऑप्शन मैच्ड है। देखते हैं फर्स्ट वाला अपना क्या है, ट्रेकिया है। नेक्स्ट स्टेप देखिए बाबू, सेकेंड वाला अपना क्या है, रिब्स है। थर्ड वन देखिएगा तो ये एल्वुलाई को दिखा रहा है। तीसरा क्या है, एल्वुलाई, एंड फोर्थ आपको दिखा रहा है डायफ्राम को। चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ट्रेकिया इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स। तो ट्रेकिया तो है पहला वाला, लेकिन इसमें बोनी रिंग्स नहीं होता है, इसमें अपना क्या होता है, कार्टिलेजिनस रिंग्स होता है। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है रिब्स, सेकेंड वाला, हाँ सेकेंड रिब्स को दिखा रहा है। व्हेन वी ब्रीथ आउट रिब्स लिफ्टेड, कह रहा है जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं मतलब सांस बाहर छोड़ते हैं तो रिब्स भी बाहर की तरफ आता है। तो नहीं, रिब्स तभी अंदर की तरफ जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, तो उस टाइम रिब्स अपना बाहर आता है और डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, मतलब फ्लैट होता है। इसका अपोजिट हो जाएगा, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उस टाइम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होता है, इसीलिए रिब्स अंदर की तरफ जाता है, अपना चेस्ट अंदर जाता है, और डायफ्राम भी कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। अब चलिए थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, एल्वुलाई। तो तीसरा, हाँ एल्वुलाई अपना थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, जो एल्वुलाई में अपना क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन चेक करते हैं, डायफ्राम। हाँ डायफ्राम तो दिखा रहा है फोर्थ वाला, इट इज पुल्डेड अप व्हेन वी ब्रीथ इन। तो बोला है
ये ऊपर की तरफ जाएगा जब हम लोग सांस लेंगे, तो नहीं, जब हम लोग सांस लेंगे तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम को बढ़ाना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड इन लोकेशन ए, बी एंड सी। तो अपने से पूछ रहा है जो लोकेशन 1, 2 एंड 3 में कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट होते हैं, मतलब रिलीज होते हैं। तो पहला लोकेशन दे रखा है माउथ का, तो माउथ के अंदर हमें पता है बाबू सलाइवा रिलीज होता है, और सलाइवा में क्या मिला रहता है, सेलेब्री एमाइलेज। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सेलेब्री एमाइलेज होना चाहिए। ये सिर्फ बी में दे रखा है सेलेब्री एमाइलेज, तो बाकी को चेक करने का भी जरूरत नहीं है, आप इससे टाइम सेव कर सकते हैं। डायरेक्ट अपना आंसर क्या होगा, बी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर्ट डिपेंड्स ऑन। तो बाबू स्टोमाटा ओपन और क्लोज होता है विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल। तो गार्ड सेल के अंदर अगर पानी भरता है तो स्टोमाटा क्या होता है, ओपन होता है, और पानी निकलता है तो स्टोमाटा क्लोज होता है। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी, वाटर कॉन्टेंट इन द गार्ड सेल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द फिगर गिवन बिलो शोज अ सिमेट्रिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विथ लेवल्स 1 to 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेवल विथ इट्स फंक्शन। तो देखिए बाबू, ये आपका ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन दिया हुआ है, इसके अंदर जो ऊपर वाला अपना दिखाया है ये लंग्स है और ये बॉडी पार्ट्स हैं। हमें पता होना चाहिए बाबू, जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है उसको आर्टरीज बोलते हैं, और जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट में लाता है उसे वेन्स बोलते हैं। तो फर्स्ट वाले में देखेंगे ये ब्लड को लंग्स से हार्ट में ला रहा है, तो ये अपना वेन होता है, और कौन सा वेन होता है, पल्मोनरी वेन होता है। और जब सेकंड वाला देखेंगे बाबू, तो सेकंड देखिए ये हार्ट से ब्लड को ले जा रहा है बॉडी पार्ट्स में, तो ये क्या होगा, आर्टरी होगा, और मेन आर्टरी होता है, इसको बोलते हैं एरोटा। थर्ड देखेंगे बाबू, ये क्या कर रहा है, हार्ट से ब्लड को ले जा रहा है लंग्स में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फॉर ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिएगा लंग्स से जो जुड़ा हुआ रहेगा तो उसके लिए वर्ड आता है पल्मोनरी। जो लंग्स में ब्लड को ले जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन उसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और जो लंग्स से ब्लड को लाता है हार्ट में उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट है फोर्थ वन आपका वेना कावा, जो पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट में ले जाता है, तो ये अपना हो गया वेना कावा। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है पल्मोनरी वेन, तो हाँ पहले अपना क्या था, पल्मोनरी वेन। टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट, तो दे रखा है जो इम्प्योर ब्लड को बॉडी पार्ट से ले जाता है, नहीं ये गलत है अपना। ये क्या करता है, प्योर ब्लड को मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में लाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड में दिखा रहा है जो पल्मोनरी आर्टरी, तो सेकेंड वाला अपना पल्मोनरी आर्टरी थोड़े है, थर्ड वाला पल्मोनरी आर्टरी था, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में है एरोटा, तो एरोटा अपना सेकेंड वाला था, तो ये भी आपका गलत हो गया। एंड फोर्थ में दिखा रहा है वेना कावा, हाँ ये तो सही है, वेना कावा होता है। फंक्शंस देखिए, ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल, तो फंक्शन भी बिल्कुल सही है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल में ले जाता है, तो अपना ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच रिप्रेजेंटेड द डायग्राम ऑफ हार्ट बिलो, एरो इंडिकेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर्स ऑन। अब इसमें हमें पता है जो ऊपर वाला चैम्बर्स क्या होता है, ऑरिकल्स, और नीचे वाला चैम्बर्स क्या होता है, वेंट्रिकल। तो हमें वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शंस दिखाया गया है, तो वेंट्रिकल्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड हार्ट से बाहर जाता है, कहाँ पे, लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हार्ट से बाहर जाता है थ्रू एरोटा डिफरेंट बॉडी पार्ट में। अब चलिए ऑप्शंस को चेक करते हैं, देखते हैं ऑप्शन ए, ब्लड इज ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली। बोला जो ब्लड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, तो नहीं दिख रहा है जो ब्लड क्या हो रहा है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है, हार्ट से बाहर जा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड इज ट्रांसफर टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, तो ब्लड ट्रांसफर किया जा रहा है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए थ्रू राइट वेंट्रिकल, एंड इज पम्प्ड इनटू द वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली, और साथ में डिफरेंट ऑर्गन्स में भी, बॉडी पार्ट्स में भी ब्लड को पंप किया जा रहा है थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो क्या होना चाहिए आंसर अपना, बी। चलिए सी को भी चेक कर लेते हैं, ब्लड इज ट्रांसफर टू द राइट ऑरिकल, बोला जो ब्लड को ट्रांसफर किया जा रहा है राइट ऑरिकल में एंड लेफ्ट ऑरिकल साइमल्टेनियसली, तो हमें पता होना चाहिए बाबू, कभी भी वेंट्रिकल से ब्लड ऑरिकल में नहीं जाता है, क्योंकि वॉल्व्स प्रेजेंट होता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने के लिए, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी चेक करते हैं, ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम लंग्स, तो इसमें बोला जो ब्लड रिसीव हो रहा है लंग्स से, तो यहाँ एरो क्लियरली दिखा रहा है जो ब्लड रिसीव नहीं हो रहा है, ब्लड को पंप किया जा रहा है लंग्स के अंदर में, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दे रखा है, इसे देखना है। मैच द लेबलिंग्स रेफर टू द कॉलम 1 एंड कोरिलेट विद द फंक्शन ऑफ कॉलम 2। पहला देखिए, पहला आपका माउथ दिखाया, सेकेंड वाला दिखाया लीवर, थर्ड वन दिखाया इंटेस्टाइन का अपर पार्ट, एंड फोर्थ भी इंटेस्टाइन है।
तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या है। तो माउथ में अपना क्या होता है, जब ऑप्शन चेक करेंगे तो बी वाला देखिए, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन। तो हाँ, माउथ में इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बाय द एंजाइम सेलेब्री एमाइलेज। तो फर्स्ट का क्या होना चाहिए, बी। तो फर्स्ट का बी अपना दो ऑप्शन में है, बी एंड सी। इससे तो काम नहीं बना, चलिए सेकेंड वाला चेक करते हैं। सेकेंड था लीवर। लीवर का अपना फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट के बड़े ग्रेन्यूल्स को छोटे छोटे में तोड़ने का काम करता है। जो लीवर से सिक्रेट होता है बाइल जूस, वो ये काम करता है। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट से फायदा क्या होता है, जो भी इंजाइम्स फैट को डाइजेस्ट करता है उसको एक्शन करने के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है, तो उस इंजाइम का इससे एफिशिएंसी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर ऑप्शन सी चेक करें, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन, तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया हो। तो सेकंड का अपना क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। कि फर्स्ट का बी होना चाहिए और सेकंड का सी होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन है बी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट टीथ। तो डेंटिस्ट कौन सा मिरर का यूज करता है कैविटी को एग्जामिन करने के लिए। तो डेंटिस्ट ऐसा मिरर का यूज करना चाहेगा जिसमें उसको क्या मिले, मैग्नीफाइड इमेज मिले। तो फर्स्ट ऑप्शन में अपना है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में कभी मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनता है, तो ये नहीं होगा। प्लेन मिरर में आपका क्या बनता है, सेम साइज का बनता है, तो इससे भी ज़्यादा नहीं फायदा होगा। अब देखते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में मैग्नीफाइड इमेज बनता है और साथ में वर्चुअल इमेज भी एक केस में बनता है, तो उसका फायदा डेंटिस्ट को होगा। अब देखिए कॉनकेव मिरर लेते हैं बाबू। कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को अपन प्लेस करते हैं फोकस और पोल के बीच में, तो इस केस में इसका क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। तो ये आपका इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इसीलिए आंसर क्या होना चाहिए, कॉनकेव मिरर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच डायग्राम शोज द इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के हेल्प से कौन सा इमेज फॉर्मेशन राइट दिखाया गया। तो पहला वाला चेक करते हैं। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाएंगे तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से गुजरना चाहिए, बट यहाँ पे किससे गुजर रहा है, 2f से गुजर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड वाला चेक करेंगे तो आप इसमें भी वही गलती कर रखा है, पैरेलल लाते हैं तो कहाँ से गुजरना चाहिए, फोकस से, और यहाँ भी 2f से गुजरा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाला रे डायग्राम चेक करते हैं सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन में देखिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाया, तो ये अपना रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से गुजर रहा है, तो ये सही है। और सेकंड वाला रे देखिए, जब ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं तो बिना डेविएट हुए चला जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। डी वाला भी चेक कर लेते हैं। डी में फर्स्ट केस तो सही दिखाया, पैरेलल लाते हैं तो फोकस से जाता है। सेकंड केस में देखिए ये बिल्कुल इधर मुड़ गया, लेकिन इतना ज़्यादा डेविएशन तो होगा नहीं, तो ये आपका रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। किसके हेल्प से आपको पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलता है, तो ये हम सभी को पता होगा, एक तो कॉनकेव मिरर होता है, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस होता है। चेक करने के लिए देख सकते हैं आप, जब कॉनकेव मिरर लेते हैं बाबू, कॉनकेव मिरर में फोकस से इंसिडेंट करवाते हैं लाइट को मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। चलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कंसीडर दिस इंडेक्सेस ऑफ रिफ्रैक्शन। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दे रखा है, एयर का दे रखा है, एंड वाटर। बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ थ्री मटेरियल्स अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू दैम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे पहले आना चाहिए आपका। अब देखेंगे बाबू, जो जितना डेंस मीडियम होता है ऑप्टिकली, उसमें लाइट का स्पीड क्या होता है, उतना कम होता है। तो सबसे ज़्यादा लाइट का स्पीड किस में होना चाहिए, एयर में होना चाहिए। तो चेक करते हैं, सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट एयर में ऑप्शन सी में दे रखा है, और उसके बाद वाटर में, और सबसे कम किस में होता है, ग्लास। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। या फिर इसको अगर निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। म्यू इक्वस टू होता है अपना, म्यू इक्वस टू होता है सी बाय वी। यहाँ से देखते हैं बाबू, यहाँ से v निकालेंगे तो v इक्वस टू हो जाएगा c बाय म्यू, और हम सभी को पता है c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम क्या होगा, कम होगा। इफ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ वायलेट लाइट आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल on an inclined surface of a prism from air medium, produced angles of reflection r and v respectively, which of the following is correct। तो अपने से बोल रहा है प्रिज्म के ऊपर एक बार रेड लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं और दूसरी बार वायलेट लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम लेना है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर रेड लाइट के लिए आर है और
वायलेट लाइट के लिए वी है, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा? प्रिज्म से अगर रेड लाइट को पास करवाते हैं तो ये प्रिज्म से बाहर निकलने में सबसे ऊपर मिलता है अपना। अगर सेम इंसिडेंट एंगल पे वायलेट लाइट को अगर इंसिडेंट करवाते हैं बाबू, तो वो अपना सबसे नीचे मिलेगा। तो यहाँ दिख रहा है क्लियरली जो सबसे नीचे मिल रहा है वायलेट लाइट और सबसे ऊपर मिल रहा है रेड लाइट। तो बहुत बच्चे डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे, वो क्या होगा? डी। पर अपने से ध्यान रखिएगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन के लिए रिलेशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन नहीं पूछा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखना होता है तो कहाँ से देखते हैं? नॉर्मल से देखते हैं। तो इस सरफेस पे आप क्या बना लीजिए, नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। अब इस नॉर्मल से देखिए बाबू कौन सा एंगल ज़्यादा है, ये वायलेट के लिए एंगल आएगा और ये वाला किसके लिए आएगा? रेड के लिए आएगा। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है जो एंगल आर जो है वो बढ़ रहा है किससे? एंगल वी से। तो आपका रिलेशन क्या होना चाहिए? आर इज ग्रेटर देन वी। लेकिन सीबीएसई ने भी आंसर प्रोवाइड कर रखा है डी वाला, तो उसने डेविएशन के लिए दे रखा है। जो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करता है? वायलेट लाइट। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालते कैसे हैं? अब इसको देखिए, अगर क्लियरली ऊपर ले जाते हैं, अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट आपका सीधा चला जाता है। तो इस केस में देखेंगे डेविएशन का एंगल अगर वायलेट लाइट के लिए देखिएगा तो वो ज़्यादा आएगा, और रेड के लिए क्या आएगा? ये देखिए वायलेट लाइट के लिए आपका ये इतना बड़ा एंगल आ रहा है, तो ये आपका ज़्यादा डेविएट हुआ, और रेड के लिए निकालेंगे तो रेड क्या हो रहा है? कम डेविएट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन द above फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऊपर वाले फिगर को देखना और हमें बताना है जो कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। वन स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और ये ग्राफ पेपर पे बाबू बना हुआ डायग्राम, और एक छोटा सा जो स्मॉल बॉक्स है इसको कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेना है। तो पहला हमसे पूछा फोकल लेंथ कितना होगा। अब देखिए ये कॉनकेव मिरर बना के दिया हुआ, तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ किस में आता है? नेगेटिव में आता है। और नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर चेक करें अपन तो वो हो जाएगा 1, 2 एंड 3 बॉक्सेस हो जाएगा। तो फोकल लेंथ कितना होना चाहिए आपका? -3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मैग्नीफिकेशन के बारे में पूछा है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो इमेज भी कहाँ बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, जस्ट उसके नीचे। और साथ में इमेज का हाइट भी क्या होता है? ऑब्जेक्ट के हाइट के इक्वल होता है। इसीलिए मैग्नीफिकेशन आपका कितना आना चाहिए? 1। लेकिन निगेटिव में आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि इमेज आपका कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है, इसीलिए m इक्वल टू कितना होगा? -1। तो ऑप्शन बी देखते हैं। वो ऑप्शन बी में फोकल लेंथ -3 दे रखा है और मैग्नीफिकेशन कितना दे रखा है? -1। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम द एयर टू ग्लास एट अ पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट अपना पूछा है, जो ग्लास स्लैब पे इस पॉइंट पे अगर लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं ओ पॉइंट पे तो कितना होगा। अब देखिए क्लियरली आपका दिया हुआ है जो इस पॉइंट पे लाइट को अगर आप इंसिडेंट करवाते हो ये बिना डेविएट किए हुए जा रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो कितने डिग्री पे ये आपने इंसिडेंट करवाया होगा? 90 डिग्री पे करवाया होगा, क्योंकि जब आप 90 डिग्री पे किसी भी सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं बाबू, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट कैलकुलेट किससे करते हैं? नॉर्मल से करते हैं। और नॉर्मल होता क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये अपना नॉर्मल होगा। अब इस केस में अगर देखें बाबू तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस है और इंसिडेंट लाइट भी आपका क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा? तो एंगल दोनों के बीच में 0 का बनना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 0 डिग्री। ये एक अच्छा क्वेश्चन था आपका। ए प्रिज्म ए बी सी विथ बी सी अ बेस। एक प्रिज्म दे रखा है बाबू ए बी सी, और इसमें बी सी आपका बेस है। इज प्लेस्ड एट द डिफरेंट ओरिएंटेशन, अलग अलग ओरिएंटेशन में अपना प्लेस्ड किया हुआ है। ए नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन द फिगर। एक नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट को क्या किया गया? इंसिडेंट करवाया गया आपका, जैसा फिगर में दिखाया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम आफ्टर डिस्पर्सन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम क्रॉसपॉन्ड टू द कलर ऑफ स्काई। तो बोल रहा है जो किस डायग्राम में आपका ऊपर से तीसरा कलर आफ्टर डिस्पर्सन स्काई के कलर का आना चाहिए। तो स्काई का कलर क्या होता है बाबू? ब्लू होता है। तो मतलब ऊपर से तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए? ब्लू आना चाहिए। नॉर्मली अगर अपन देखेंगे प्रिज्म से वाइट लाइट को पास करते हैं तो आफ्टर डिस्पर्सन सबसे नीचे कौन आता है? वायलेट आता है, और सबसे ऊपर कौन आता है? रेड आता है। बीच में आता है पूरा 7 कलर विव ग्योर VIB G Y O एंड R। अब देखिए ब्लू लाइट को ऊपर से थर्ड नंबर पे लाना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सिंपली प्रिज्म को अगर रिवर्स कर देते हैं तो इस बार सबसे टॉप में आ जाएगा वायलेट, और ऊपर से थर्ड नंबर पे क्या मिल जाएगा आपका?
ब्लू लाइट मिल जाएगा। तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन सेकेंड। अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन बी ऑफ द सिंपल पेपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।